नमस्कार दोस्तों। तो आज हम देखने जा रहे हैं इतिहास का जो 14 चैप्टर है, औद्योगिकरण का युग। और इसमें हम देख रहे हैं कि इस पूरे पार्ट में से आपके 4 सवाल आएंगे, जिसमें से एक रिक्त स्थान होगा, एक वस्तुनिष्ठ होगा और 2 अति लघुतात्मक प्रश्न आएंगे जो 2 नंबर के होंगे। टोटल 4 नंबर का है। तो देखिए, सबसे पहले हम रिक्त स्थान देखते हैं। तो रिक्त स्थान में है कि ऐसा व्यक्ति जो रेशों के हिसाब से ऊन को छांटता है। हमने पढ़ा था कि जब औद्योगिकरण का युग आया था तब जो ऊन के रेशे, जो कपास की कताई और बुनाई होती थी, उन सभी रेशों को इकट्ठा करके एक जगह छांटने का काम कौन करता था? तो ऐसे व्यक्ति को स्टेपलर कहते थे। तो आपको ये याद रखना है कि वो स्टेपलर कहलाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेकंड है कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? तो सबसे पहले हम देखते हैं औद्योगिकरण के युग में जो सूती वस्त्र में थे, उसमें सबसे पहले जो मशीन का आविष्कार हुआ वो स्पिनिंग जेनी थी। और ये 1764 में इसका आविष्कार हुआ था, है ना। स्पिनिंग जेनी दरअसल कपास की कताई और बुनाई के लिए बनाई गई थी। तो ये आपको याद रखना है। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, 1854 में प्रथम कपड़ा मिल कहाँ पर स्थापित की गई थी भारत में? तो भारत की प्रथम कपड़ा मिल बंबई में स्थापित की गई थी, ये आपको याद रखना है। फिर पुराना तथा विश्वस्त कर्मचारी कौन होता था? तो वो जॉबर होता था। कौन होता था? जॉबर। अच्छा, जॉबर क्यों? क्योंकि जॉबर जो मिल मालिक होते थे उनके लिए मजदूरों को उपलब्ध करवाने का कार्य किया करता था। तो ये आपको याद रखना है। फिर देखिए, अगला सवाल है आपका कि प्रथम जूट मिल 1855 में जो जूट की मिल थी वो भारत में कहाँ लगी थी? तो वो बंगाल में लगी थी। आपको ये भी याद है कि बंगाल में। लेकिन अगर पहली पूछ ले, सूती वस्त्र मिल पूछ ले या कपड़ा मिल पूछ ले, तो वो कहाँ लगी थी? तो वो आपकी बंबई में लगी थी। ये आपको याद रखना है। अगला सवाल है, प्रथम लौह इस्पात संयंत्र कहाँ पर स्थापित हुआ था? तो हम सभी जानते हैं जमशेदपुर में हुआ था। ये जमशेदपुर नया नाम था, है ना। जब जमशेद जी ने लगाया था वहां पे, तो इस पूरे का नाम बदल के जमशेदपुर कर दिया था, है ना। पुराना नाम साकची हुआ करता था और ये झारखंड में जगह है ना। तो ये आपको याद रखना है। तो जमशेदपुर आपको याद रहेगा। फिर वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं। उसमें पहला है कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? आप सभी को पता ही है स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था। स्पिनिंग जेनी जेम्स हरग्रीव्स ने बनाई थी ना। ये हरग्रीव्स है, आपको याद रखना। भारत में प्रथम कपड़ा मिल कहाँ स्थापित हुई थी? बंबई में हुई थी, 1854 में हुई थी। ये भी आपको याद रखना है। फिर भारत में प्रथम लौह इस्पात संयंत्र कब स्थापित हुआ था? तो 1912 में हुआ था। बुनकरों पर निगरानी रखने वाला एक जो वेतनभोगी कर्मचारी का रखा था वो गुमाश्ता कहलाता था। गुमाश्ता इसलिए क्योंकि वो घूम घूम के बुनकरों पर नजर रखा करता था। मुंबई में प्रथम कपड़ा मिल कब लगी? तो 1854 में। इंग्लैंड में किस दशक में कारखाने खुले थे? तो 1730 के दशक में वहां पर कारखाने खुलने शुरू हो गए थे। इसके बाद औद्योगिक क्रांति से पहले विश्व बाजार में किस देश का सूती वस्त्र प्रचलित था ना। तो जब औद्योगिक क्रांति नहीं थी उससे पहले भारत का जो कपड़ा उद्योग था वो पूरे के पूरे विश्व में फेमस था। तो इसको आपको याद रखना है। फिर आपके अति लघुतात्मक प्रश्न आ जाते हैं कि क्या आ सकता है। तो अति लघुतात्मक देखो, सर्वप्रथम किसने भाप के इंजन का पेटेंट करवाया था, है ना। तो पेटेंट जेम्स वॉट ने कराया था, ये आपको याद रखना है। लेकिन बनाने वाला जेम्स वॉट नहीं था, है ना। बनाया किसी और ने था, लेकिन सबसे पहले पेटेंट 1871 में जेम्स वॉट ने कराया था। इसलिए हम जहां कहीं भी पढ़ते हैं हमें मिलता है कि भाप के इंजन का आविष्कार जेम्स वॉट ने किया था। दूसरा है, भारत के 2 बंदरगाह के नाम लिखिए जिनसे विदेश में व्यापार होता है। तो हमने इस चैप्टर में पढ़े विदेशी व्यापार के लिए 2 बंदरगाह फेमस है, एक सूरत और एक हुगली बंदरगाह। सूरत आपका गुजरात में बंदरगाह है और हुगली आपका कोलकाता में बंदरगाह है। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं। फिर अगला है आपके कि भारत के 2 प्रारंभिक उद्योगपतियों के नाम लिखे, है ना। जो प्रारंभिक उद्योगपति थे नए नए जो शुरू में हुआ करते थे, उनमें आपके 2 आते हैं, एक जमशेद जी टाटा आते हैं, एक द्वारकानाथ टैगोर आते हैं ना। जमशेद जी टाटा ने टाटा मिल की स्थापना की थी और ये सब कुछ। और द्वारकानाथ टैगोर जो कपड़ों का व्यवसाय करते थे, चीन के साथ किया करते थे, ये भी आपको याद रखना है। फिर आदि औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं ना। तो आदि औद्योगिकरण में आपको याद रखना है कि कारखानों की स्थापना से पहले जो अवस्था थी वो पूरी की पूरी आदि औद्योगिकरण कहलाता है, जिसमें भी आपके बहुत जैसे सब वस्त्र जो बनाए जाते थे वो हाथों से बनाए जाते थे। बुनाई है, कताई है, बनाना है, सब कुछ किससे होता था? आपके हाथों से हुआ करता था।
अगला है गुमाश्ता कौन था? तो हमने पहले ही बताया था, गुमाश्ता जो बुनकरों पर नियंत्रण रख रहा था घूम घूम के, और ये कर्मचारी था एक वेतनभोगी जिसको सैलरी मिलती थी। तो ये दोनों आपको याद रखना है। फिर अगला है अमेरिकी गृह युद्ध का भारतीय बुनकर पर क्या प्रभाव पड़ा? तो जब अमेरिका में गृह युद्ध हुआ था उससे क्या हुआ था, कपास की कमी हो गई थी, और कपास की कमी से कच्चे माल की आवक में कमी हो गई थी, है ना। तो भारतीय बुनकरों को कपास की कमी थी। अगला है गिल्ड से आप क्या समझते हैं? गिल्ड क्या होता है? तो गिल्ड एक व्यापारी संगठन होते थे जो उत्पादन पर नियंत्रण रखते थे, ये आपको याद रखना है। फिर स्टेपलर्स क्या होता था? जो रेशों का हिसाब रखता था, है ना, रेशों को इकट्ठा करने वाला, रेशों का हिसाब रखने वाला। जैसा हमारा स्टेपलर नहीं होता, स्टेपलर से हम एक ही जगह पे वस्तुओं को, सभी चीजों को एक साथ रख सकते हैं, वैसा का वैसा ये भी है। अगला है आपका आदि औद्योगिकरण की दो विशेषताएं लिखिए। तो आदि औद्योगिकरण में क्या क्या हुआ था? एक तो व्यापार पर सौदागरों का नियंत्रण हो गया था, जो पहले का है ना, आदि औद्योगिकरण ने जब मशीनरी नहीं आई थी उससे पहले तो सौदागरी व्यापारी होते थे ना, उनका पूरा कंट्रोल होता था कि कहाँ से सौदा करना है, कितने में करना है। फिर उत्पादन घरों में ही होता था, मशीनों का कोई रोल था ही नहीं, है ना। अगला है भारत की प्रथम जूट मिल कब और कहाँ स्थापित हुई थी? तो बंगाल में हुई थी और 1855 में हुई थी। लेकिन सूती वस्त्र मिल आया तो 1854 में। क्या कपड़ा मिल आया तो ये आपकी बंबई में हुई थी। तो ये भी आपको याद रखना है। फिर अगला है आपका कि कार्डिंग का अर्थ लिखिए। कार्डिंग क्या होता है? तो कार्डिंग उत्पादन की एक प्रक्रिया होती थी जिसमें कपास की कताई की जाती थी, तो ये कहलाता था कार्डिंग। फिर फ्लाइंग शटल के दो लाभ लिखिए। तो फ्लाइंग शटल का लाभ था, एक तो उत्पादन में वृद्धि हुई थी और दूसरा श्रम की मांग में गिरावट हुई थी, है ना। क्योंकि उत्पादन में तो वृद्धि होगी, जब मशीन आ गई तो मशीन ज्यादा काम करेगी मनुष्य से ज्यादा, और एक दूसरा जो लाभ हुआ वो श्रम में की मांग में गिरावट, है ना। जब मशीन आ गई तो श्रमिक क्या हो जाएंगे, वहां से बेरोजगार हो जाएंगे। तो ये था हमारा आज का चौथा पार्ट। फिर हम अगला चैप्टर देखेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।